डॉक्टर कमल गुप्ता। मैं देवेंद्र सिंह बबली ईश्वर साक्षिणम विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधानम प्रति अटल विश्वासम श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मनोहर के नए मंत्री गुप्ता बबली की एंट्री। जी हां, हरियाणा के गठबंधन सरकार के कार्यकाल को लेकर बात करें तो 2 साल से ज्यादा हो गया और लंबे समय से कयास ये लगाए जा रहे थे कि मनोहर मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, जो आज हो गया। आखिरकार आज यानी मंगलवार को मनोहर मंत्रिमंडल का विस्तार हो ही गया, जिसमें टोहाना से जननायक जनता पार्टी विधायक देवेंद्र बबली और हिसार से बीजेपी विधायक कमल गुप्ता ने मंत्री पद की शपथ ली। लेकिन अभी यह सस्पेंस बना हुआ है कि इन दोनों मंत्रियों को कौन से विभाग दिए जाएंगे और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में किन बातों का ख्याल रखा गया है, जो चर्चा का विषय है। डॉक्टर कमल गुप्ता। मैं देवेंद्र सिंह बबली ईश्वर साक्षिणम विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधानम प्रति अटल विश्वासम श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सीएम मनोहर लाल ने मंत्रिमंडल विस्तार पर यह कहा कि इस सरकार का पहला और आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार है। पहले 12 मंत्री थे, अब 14 हो गए हैं। यह भी कहा कि हम सभी मंत्रियों के कामकाज से खुश हैं। जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि कुछ लोगों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, वो कयास आज खत्म हो गए। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि दोनों नए मंत्रियों को बधाई। इसके साथ ही उन्होंने मंत्रियों की तरफ से अच्छे काम की उम्मीद भी जताई। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में देवेंद्र बबली और कमल गुप्ता को शपथ दिलाई। देवेंद्र बबली जहां जाट समुदाय से हैं, तो वही कमल गुप्ता वैश्य समाज से आते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले चर्चाओं का बाजार गर्म था कि इन 2 नए मंत्रियों के अलावा इस मंत्रिमंडल में परफॉर्मेंस के आधार पर पुराने चेहरों में बदलाव करके नए लोगों को मौका मिल सकता है। लेकिन अब इन सारी अटकलों पर विराम लग गया है और इस विस्तार के बाद कुछ सवाल भी हैं जिन पर आज चर्चा करना जरूरी हो गया है। वो सवाल क्या है कि करके आपको दिखाते हैं। 2.25 साल का इंतजार कैसा रहा कैबिनेट का विस्तार, अहम सवाल यही है। मंत्रिमंडल विस्तार, क्या सभी समीकरण साध पाई है गठबंधन की सरकार? मनोहर मंत्रिमंडल पूरा हो गया, किसका ख्वाब अधूरा रहा, यह भी सवाल है। कुछ लोगों को इंतजार था कि उनका नंबर आ सकता है। गुप्ता बबली की एंट्री हो गई है, अब ये किस वजह से इन दोनों की एंट्री हुई है, इस पर भी सवाल करना जरूरी है। आपके मन में भी ऐसे कुछ सवाल चल रहे होंगे। आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, नंबर पर कॉल करके आप हमारे खास मेहमानों से सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये नंबर लगातार स्क्रीन पर आते रहेंगे और आप भी इस चर्चा में जुड़कर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आपका ख्याल क्या है, नेताओं को लेकर आपका क्या मानना है, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे। 2 खास पार्टियों के प्रवक्ता मेरे साथ रहेंगे, उन दोनों से मैं बातचीत करूंगा, लेकिन आप भी बात कर सकते हैं। कमल गुप्ता की बात कर लेते हैं। हिसार से विधायक है कमल गुप्ता। ये राजनीतिक सफर आपको दिखा रहे हैं। संघ के बाद प्रदेश बीजेपी नेतृत्व की पसंद है कमल गुप्ता। 1996 में बीजेपी के टिकट पर पहला चुनाव वो लड़ चुके हैं। 2014-2019 में हिसार विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं डॉक्टर कमल गुप्ता। 2014 में तीसरी बार चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीते। साल 2019 में कांग्रेस के रामनिवास को हराकर ये विधायक फिर बने। 2015 में 2 साल के लिए उन्हें सीपीएस भी बनाया गया। तो ये कमल गुप्ता का राजनीतिक सफर। एमडीयू के मेडिकल कॉलेज से 1980 में मास्टर ऑफ सर्जरी की थी। वैश्य समाज से आते हैं विधायक कमल गुप्ता और इसके साथ साथ देवेंद्र बबली का परिचय भी आप ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार देख सकते हैं, वो भी आपको दिखाते रहेंगे। दोनों खास मेहमान जुड़े हैं मेरे साथ। बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। गर्ग साहब, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और विकास वाल्मीकि हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। विकास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। पहले विकास वाल्मीकि जी, आप ही से बात कर लेते हैं। आज 2 नए चेहरों को मंत्रिमंडल की शपथ दिला दी है राज्यपाल ने और मंत्रिमंडल का कोटा पूरा हो गया है। आपसे जानना चाहूंगा, अक्सर ये देखा जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो तमाम चीजों का ख्याल रखा जाता है। एक जेजेपी से, एक बीजेपी से आए, दोनों मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिहाज से मैं जानना चाहूंगा आपसे, आपके नजर में ये विस्तार किया गया, इसका आधार क्या है? देखिए, नमस्कार भाई साहब जी नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से दोनों हरियाणा प्रदेश के मंत्री हैं, उन दोनों को बधाई देना चाहूंगा और जी देना चाहूंगा। देखिए, जिस तरीके से दोनों बहुत ही अनुभवी साथी, अनुभवी विधायक है, सीनियर विधायक है और पिछले समय से जिस तरीके से अटकलें चल रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, होने जा रहा है और आज पूर्ण रूप से इन 2 साथियों को मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने शामिल कर
और 15% का जो कोटा था उसको पूरा करने का काम किया है। लगातार अब पिछले 7 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है प्रदेश में लगातार विकास के काम कर रही है और अब निरंतर है कि अब विकास का पहिया और तेजी से घूमेगा और प्रदेश की जो काम है वो और अच्छे तरीके से हो पाएंगे, बेहतर तरीके से हो पाएंगे। आधार की जहां तक बातें पूछेंगे विकास जी, आपको क्या लगता है क्या बेस रहा? देखिए, एक जाट समुदाय से आते हैं, एक वैश्य समुदाय से आते हैं, इसको लेकर आपका क्या मानना है? क्या इन चीजों को ध्यान में रखकर इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है या कुछ और वजह आपको नजर आती है? कोटा तो पूरा हो गया, ये तो बहुत पहले भी सरकार कर सकती थी, सब सरकार के हाथ में होता है, लेकिन 2.25 साल इंतजार किया, कोई तो वजह रही होगी। देखिए भाई साहब, हर एक फैसले का उचित समय होता है। अब वो उचित समय आ गया था और हर तरीके की जो चीजें होती है उनको मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि समय के हिसाब से ऐसा हुआ है? मेरे साथ बजरंग दास गर्ग हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। गर्ग साहब, देखिए, ये तो सही बात है कि ये सब मुख्यमंत्री का निर्णय होता है, सरकार अपने हिसाब से तय करती है, लेकिन 2 चेहरे शामिल किए गए, एक तो हिसार से और दूसरा टोहाना से। टोहाना से ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया जिसने सुभाष बराला को चुनौती दी और बड़े अंतर से हराया, और दूसरे ऐसे चेहरे को शामिल किया गया जो लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं, वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या मानना है आपका? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार करना, इसको मंत्री में लेना, ये मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र के अंदर है जी। मुख्यमंत्री जब चाहे अपना कोटा पूरा कर सकता है, तो कांग्रेस पार्टी को इतराज नहीं है जी। मगर जहाँ रही सरकार की बात, सरकार का जो 2.25 साल कार्यकाल कैसा रहा, मेन बात ये आती है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री और आगे जितनी पूरी सरकार है, आपने देखा किस प्रकार सरकार के अंदर बैठे सरकार के कर्मचारी ही सरकार से दुखी है। जो सरकार अपने नौकरों को, अपने कर्मचारियों को संतुष्ट नहीं कर सकती, तो उसको जनता संतुष्ट कैसे करेगी? कि आपके सामने हरेक महकमे के जितने भी कर्मचारी है सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, पंचकुला में इकट्ठे हो रहे हैं, उन पर पानी की बिछोरे फेंकी जा रही है, लाठी चार्ज हो रहा है हर जगह। आज देख लो, आंगनबाड़ी महिलाएं हैं, हजारों की तादाद के ऊपर जगह जगह पूरे प्रदेश में धरना दे रही है। और केंद्र सरकार की ये नीति आपने देखा, निजीकरण की तरफ है। एलआईसी देख लो, रेलवे देख लो, एयरपोर्ट देख लो, सारा अड़ंगा जो है ये सरकार बेचने में लगी हुई है। इस सरकार से ना किसान खुश है, ना व्यापारी। बजरंग दास जी, इस पे तो चर्चा हम करेंगे, लगातार इस तरह की चर्चा करते रहेंगे, लेकिन जो प्रतिनिधित्व दिया गया है इस पर मैं सवाल आपसे करूंगा। इस बीच मेरे साथ दर्शक है रणवीर रोहतक से, उनसे जान लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। रणवीर जी, बहुत स्वागत है आपका। रणवीर जी, स्वागत है। शमशेर जी नमस्कार। सर नमस्कार। शमशेर जी, बड़ी खुशी है, ठीक है, मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि हमारी सरकार ने 715 करोड़ 69,36,000 रुपए एड पर खर्च कर दिए 7 साल में, और हमारा गांव नगर निगम के अंदर आता है। 6.5 साल से हमारे गांव में पीने का पानी नहीं है। 2 साल के बाद 2 साल से राहुल देशवाल पार्षद ने टेम्परेरी ट्यूबवेल लगाकर पानी देने का काम किया, लेकिन हमारी पाइपलाइनें गंदे नाले के नीचे से हैं, जिसका मुद्दा विधानसभा में उठ चुका है और आपके टीम भी गांव का दौरा कर चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं। तो इस सरकार से हम कुछ उम्मीद नहीं कर सकते, चाहे ये इसमें कुछ भी करें। इनकी तो कोरोना काल में जैसे गाड़ियां चली हैं, ऐसे ही चलती रहेंगी, 2 नेताओं का भी घरों का विकास हो जाएगा। हमें बहुत ही ज्यादा सख्त नाराजगी सरकार से जी। चलिए, क्योंकि सिर्फ लूटने में लगी है, जनता के पैसे को बर्बाद करने में लगी है, विकास का नाम कहीं भी नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया रणवीर जी, मैं रोकूंगा आपको। आपका इस सवाल जो है लगातार प्रवक्ताओं को, नेताओं को हम नोट कराते हैं। विकास जी, अगर आप भी चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। ये बात बहुत बार उठी है और रणवीर जी का एक ही सवाल होता है मैक्सिमम कि उनके गाँव में पीने के पानी की जो दिक्कत है, पानी की पाइपलाइन वो बहुत ख़राब है, कई बार नोट करा चुके हैं वो। मैं चाहूँगा उसको आप नोट कर लें।
और इसको समाधान भी तरफ लेकर जाएं। लेकिन बजरंग दास जी, आपसे मैं जानना चाह रहा था कि इसमें जो जो समुदायों को प्रतिनिधित्व दिया, देखिए आपने कहा कि मुख्यमंत्री का अधिकार है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो मंत्रिमंडल में अलग अलग समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व देने की बारी जब आती है तो उसका ख्याल सभी राजनीतिक पार्टियां रखती हैं। इसको लेकर क्या मानना है? बैलेंस है मंत्रिमंडल या इसमें कहीं और आपको गुंजाइश नजर आती है? इसको लेकर तो विपक्षी नजरें रहती होंगी ना सरकार पर। शमशेर जी, ये बात तो ठीक है, मगर मेरा इस मामले में बोलना उचित नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जात पात की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस पार्टी जो छत्तीस बरादरी की पार्टी है, हर एक बरादरी को साथ लेकर चलती है। मैंने पहले भी कहा भी ये मुख्यमंत्री अधिकार क्षेत्र किसी को बनाए, 2 मंत्री बनाए हैं, उनको मैं बधाई भी देता हूँ कि 2 मंत्री बने हैं, अच्छी बात है। एक्चुअल में 2 जो मंत्री बने हैं वो दोनों हिसार जिले, समझ लो आप, तो टुवाना जो है पुराना हिसार जिले के अंदर हुआ करता। एक किस्म से दोनों मेरे मित्र भी है, मैं उनको बधाई भी देता हूँ। मगर आप ये देखिए, तो आपके इलाके को प्रतिनिधित्व ठीक मिल गया ना? मैं कह रहा हूँ, मैं खुद एग्री कर रहा हूँ, मगर मैं जात पात पे नहीं जाता कि बैलेंस की बात आपने की, मैं उस पर नहीं जा रहा। पर एक बात जरूर कहूंगा, आपने देखा, मेरे साथी ने भी आपके टीवी चैनल पे कहा, कोरोना काल के अंदर किस प्रकार प्रदेश का किसान, कर्मचारी, मजदूर, व्यापारी कितना दिक्कत में आया, व्यापार में उद्योग लगातार ठप रहे। इस सरकार ने किसी प्रकार की सूद नहीं ली, यहाँ तक कि इन्होंने बंद दुकानों के, बंद फैक्ट्रियों के बिजली के बिल, पानी के बिल, हाउस टैक्स तक ले लिए और जनता को किसी प्रकार की सुविधा तक नहीं दी, ना ऑक्सीजन। ठीक है बजरंग दास जी, मैंने एक सवाल किया था, उसका आपने जवाब दिया। इन मसलों पर बात हम लगातार करते रहेंगे। 2 दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र कुमार हैं नारनौल से। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। सर नमस्कार। सर, हम ये कह रहे हैं, ये मंत्रिमंडल का अधिकार तो मुख्यमंत्री जी को ही होता है, और उन्होंने जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया ये ठीक भी है, लेकिन वो कह रहे जो फर्स्ट वो एमएलए उन्होंने चॉइस की थी, प्रथम एमएलए उन्होंने छाते थे, उनका क्या हाल है? उनको फिर किस चीज के प्रथम थे वो? अगर मंत्री पहले एमएलए का वो किया था सर्वे वगैरह, तो उसमें प्रथम द्वितीय से वो निकाले थे, तो उनका क्या वो फिर है वो? जी चलिए, मैं सवाल का जवाब लूंगा। शुक्रिया राजेंद्र जी। विकास जी इसका जवाब देंगे। एक दर्शक और है मेरे साथ, उनका भी सवाल ले लेते हैं। नरेश हैं जींद से। नरेश जी, स्वागत है आपका। हाँ जी सर जी, बुढ़ापा पेंशन नहीं आ रही जी हमारी अभी तक। नरेश जी, बुढ़ापा पेंशन आपकी आई नहीं है, आप क्या करते हैं? परिवार की आमदनी क्या है? इसको लेकर भी कई बार सवाल उठा है। आपकी दंपत्ति की आमदनी क्या है? पति पत्नी की आय कितनी है? हमारी आमदनी तो है जी, आमदनी तो है ही नहीं जी कुछ भी जी। कब से नहीं आई है? पेंशन से ही काम चलता है जी हमारा। कितने, कब से नहीं आई है नरेश जी आपकी आमदन पेंशन? इसी में नहीं रह गया जी, इस महीने की नहीं आई है। ठीक, ये हालांकि मसला ये नहीं है आज, पर ये भी विकास जी से जवाब लेंगे। शुक्रिया नरेश बातचीत के लिए। विकास वाल्मीकि जी, दर्शक का कॉल आया कि विकास को लेकर सवाल उठे, वो भी आपने सुना, और बजरंग दास जी ने भी कई सारे आरोप लगाए। राजेंद्र कुमार जी का भी कहना था कि मंत्रियों को मेरिट क्यों दी गई, फिर अगर इस हिसाब से मंत्री बनाने थे तो विधायकों को किस आधार पर इस तरह से तवज्जो दी गई, ये भी एक सवाल है। नरेश जीन से दर्शक, जिनका ये कहना है कि पेंशन नहीं आई इस महीने की। देखिए भाई साहब, पिछले 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है। पिछले 2.25 साल से हम बीजेपी के साथ गठबंधन में है, और पिछले 7 साल में जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमने हर हलके का विकास करने का जो काम किया है वो जनता के सामने है, और विपक्ष के पास दूसरा कोई मुद्दा तो भाई साहब बचा नहीं है। अभी छोटी छोटी बातों को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है। कोरोना टाइम की बात कर रहे हैं। देखिए, पिछले कोरोना टाइम में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने हरियाणा प्रदेश के लोगों की जो सेवा करने का काम किया है, सेवा भाव से जो काम करने का कार्य किया है, चाहे मास्क है, सैनिटाइजर है, हर तरीके से लोगों से कनेक्ट रहने का काम भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने लोगों के द्वार जाके सेवा करने का कार्य किया है। उससे भाई साहब मेरे को तो लगता नहीं, जो भाई साहब कह रहे हैं कि हमारे को तो कोरोना के टाइम में कांग्रेस पार्टी कहीं नजर ही नहीं आई, भाई साहब दिखाई ही नहीं दी। ठीक है,
एक सवाल मेरा आपसे और रहेगा, लेकिन इस बीच दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं ब्रजेंद्र बहादुरगढ़ से। ब्रजेंद्र जी, स्वागत है आपका। हाँ सर, मेरा सवाल ये है सर जी। हम जो है कंपनी में नौकरी कर रहे हैं सर हम, और तनख्वाह बहुत कम है जी, गुजारा नहीं हो पाता। इसमें जो है सरकार जो है मजदूरों पर भी थोड़ा ध्यान दे, श्रमिकों का जी, इनकी सैलरी बढ़ाई जाए सर। कितनी सैलरी पा रहे हैं आप? ब्रजेंद्र, कितनी तनख्वाह मिल रही है आपको? 12,895 रुपए मिल रही है सर। जी। क्या काम करते हैं आप कंपनी में? क्या क्या है आपकी जिम्मेदारी, किस तरह की निभाते हैं आप कंपनी में? मैं जूनियर फिटर हूँ सर। फीडर हैं आप? हाँ, जूनियर फिटर सर। फिटर जी। हाँ जी। और कितने कंपनी में लोग काम करते हैं? है जी। कितने लोग आपकी कंपनी में काम करते हैं? हमारी में तो 300 है सर। जो आप लोगों को तनख्वाह मिल रही है उसका लिखित में आप लोगों को मिला हुआ है ऑफर लेटर वगैरह? पे स्लिप मिलती है सर, परमानेंट हूँ मैं। परमानेंट हैं आप, ठीक है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि हमारी तरफ भी सरकार प्राइवेट कंपनियों को भी थोड़ा सा अलर्ट करे कि हमें ठीक ठाक तनख्वाह मिल जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया, मैं पूछ लेता हूँ। चलिए बोलिए। हाँ ब्रजेंद्र, बोलिए। लड़कियों पर थोड़ा ध्यान दे सरकार जी, और श्रमिकों का जो है कार्ड बनना चाहिए सर, जो है सब्सिडी मिलनी चाहिए। 15,000 से नीचे वालों को सब्सिडी मिलनी चाहिए सर जी। जो लाख रुपए कमा रहा है वो भी 900 में सिलेंडर भरवा रहा है, जो 10,000 12,000 रुपए कमा रहा है वो भी 900 में सिलेंडर भरवा रहा है सर। जी। तो महंगाई के हिसाब से जो है मजदूरों पे भी थोड़ा ध्यान दे सरकार। और लड़कियों की शादी में सर ये जो है 51,000 रुपए मिल रहे सर श्रम मंत्रालय की तरफ से, जो है इन्हें जो है बढ़ाया जाए, कम से कम लाख रुपए करे जाता। जी ब्रजेंद्र, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। विकास वाल्मीकि मेरे साथ हैं। विकास जी, आवाज सुन रहे हैं आप? जी बस सब आ रही है। विकास जी, एक सवाल आया है ब्रजेंद्र का, और एक कंपनी में काम करते हैं। हालांकि वो जो ऑफर लेटर इन लोगों को मिलता है उसके जो न्यूनतम मजदूरी है उन लोगों को मिल रही है, लेकिन इसके साथ साथ अहम ये है कि एक तो सब्सिडी को लेकर बात कर रहे हैं कि हमें भी सिलेंडर पे, गैस सिलेंडर पे सब्सिडी मिलनी चाहिए। 15,000 रुपये से कम जिनकी तनख्वाहें हैं, हालांकि 15 भी कोई बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं है, और एक ये स्थायी नौकरी कर रहे हैं, इस कंपनी में फिटर का काम कर रहे हैं, पर दिक्कत ये है कि इन लोगों की सैलरी बहुत कम है। और एक सवाल मेरा आपसे ये था कि आपने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो बातें कही हैं उसमें कहा कि ये मुख्यमंत्री का अपना क्षेत्राधिकार है, हमारी जो सरकार बेहतर काम कर रही है, पर एक चीज़ देखी जा रही है कि जब भी कभी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो उस मंत्रिमंडल विस्तार में जात पात क्षेत्र को बड़ा ध्यान में रखा जाता है, और कुछ ऐसा भी देखा जाता है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा दबाव बनाता है। देवेंद्र बबली को हमने देखा जब वो विधानसभा में पिछले साल के सत्र के कार्यकाल के दौरान, देखा हमने किस तरह से किसान आंदोलन को लेकर अपनी सरकार पे हावी थे। क्या ये दबाव की रणनीति रही है कि जिनको इस तरह से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया? देखिए भाई साहब, जो पहला सवाल भाद्रगढ़ से आया था उसके बारे में बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ समय से जैसे प्रदेश के अंदर जिन लोगों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को हम परिवार पहचान पत्र के माध्यम से चिन्हित कर रहे हैं। ऐसे शुरू में 1.5 लाख परिवारों को हमने चिन्हित किया है, उसके बाद हमने रोजगार मेले लगाने का काम किया है। उसमें लगभग 90,000 लोगों ने भाग लिया है रोजगार मेले, और उसमें से 90,000 लोगों को चिन्हित करके अब हम आगे का जो प्रोसेस है उसको शुरू करें, कैसे इन लोगों की आय 1,80,000 रुपए से ऊपर की जाए, इस विषय पे काम कर रहे हैं। और इसमें लगभग भाई साहब मैं बताना चाहूंगा 16 से 17,000 परिवारों को बैंकों के माध्यम से लोन दिए जा चुके हैं, और हमारे पास ऐसे लगभग 50 योजनाएं हैं जिनके माध्यम से सरकार जो गरीबों की आय है उसको बढ़ाने का काम कर रही है। नरेश का भी कॉल आया था जींद से बुढ़ापा पेंशन को लेकर। मुझे लगता है नरेश थे जो हमसे बातचीत कर रहे थे इस बारे में, उनकी पेंशन नहीं आई है। विकास जी, भाई साहब देखिए, अभी पिछले कुछ समय में आपने देखा है कि बुढ़ापा पेंशन की जो लोग पात्र नहीं थे उन लोगों की कुछ पेंशनें कटी है, तो उसमें पता नहीं क्या उन्होंने पूरा जो अपना आय का स्रोत है वो क्या है, अब वहाँ टेक्निकली फंड क्या है वो पता नहीं। बाकी ऐसा है नहीं कि जो लोग पात्र है उनको बुढ़ापा पेंशन जारी है सर। जी ठीक है जी। बजरंग दास अगर कुछ कहना चाह रहे हैं, बजरंग दास जी। शमशेर जी, मेरे एक साथी ने आपके चैनल में एक सवाल किया था, भाई सैलरी कम है,
भाई प्राइवेट जो नौकरी करते हैं उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। तो सरकार क्या ध्यान देगी? सरकार जब खुद ही निजीकरण कर रही है सरकारी विभाग का, जब वो खुद प्राइवेट अंदर लेकर जा रही है तो सैलरी ऑटोमेटिक कम होगी। या तो ये डिमांड होनी चाहिए भाई सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, जो जितने विभागों के अंदर जो कर्मचारियों की कमी है, हर चीज की कमी है, उसको पूरा किया जाए। जैसे मेरे साथी बीजेपी के साथी ने कहा कि कोरोना महामारी में हमने बड़ी मदद करी, कांग्रेस ने मदद नहीं करी। मेरे साथी को शायद पता नहीं है, कोरोना महामारी के अंदर मुख्यमंत्री राहत कोष के अंदर हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री जी को फंड दिया, चेक दिया, और प्रदेश के हर जिले, हर शहर, हर इलाकों के अंदर हमने राशन बांटे, सूखा राशन भी दिया, खाने के पैकेज भी दिए, सैनिटाइज, मास्क, हर प्रकार की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई। और यहाँ तक कि तो हमारी जो सामाजिक धार्मिक संस्था हरियाणा के अंदर है, उन्होंने दिल खोलकर दान दिया। मेरे देश के प्रदेश के व्यापारी उद्योगपतियों ने इतनी मदद करी, आप सोच नहीं सकते। यहाँ तक कि सरकार की तरफ से कोई मूलभूत सुविधा आज भी हॉस्पिटल में नहीं है, उस टाइम तो थी नहीं। आज की बात है, लो आप ये बता दो 50% डॉक्टरों की और 50% स्टाफ की आज भी हॉस्पिटल में कमी है। बेड की हाल देखो, बेड सड़े पड़े हैं। वहां पर हॉस्पिटल में आदमी चला जाए बीमार और हो जाए, इलाज तो छोड़। सबसे बड़ी बात है सरकारी हॉस्पिटल के हालात ऐसे है, डॉक्टर जाते ही प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर कर देता है। जहां इनकी अल्ट्रासाउंड की मशीन लगी हुई है, एक्सरे की मशीन लगी, वहां डॉक्टर तक नहीं हॉस्पिटल में। इतनी कार्ड की बात है, आप जाकर चेक कर लो हॉस्पिटल में। और थोड़ी सी बारिश आ जाए, 4 पानी और सरकारी हॉस्पिटल में भर जाता है। इससे बुरा हाल इनके सरकारी स्कूलों में है। सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग जो जर्जर हालत के अंदर है, बैठने के लिए बच्चों के लिए। ठीक है बजरंग दास जी, मैं पूछूंगा सवाल। बात कर रहे हैं लगातार, एक दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं, करीम खान मध्य प्रदेश से, उनसे सवाल लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं। करीम जी, बहुत स्वागत है आपका। चलिए, संपर्क उनसे टूट गया। विकास वाल्मीकि जी, मैंने एक सवाल आपसे किया था देवेंद्र बबली को लेकर के। देखा हमने विधानसभा में किस तरह से उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की थी। एक सवाल मेरा और ये भी सामने आ रहा था कि कुछ लोगों को मंत्रिमंडल से हटाकर, ये चर्चाओं का बाजार गर्म था कि कुछ पुराने चेहरों को बदला जा सकता है, नए चेहरे इसमें शामिल किए जा सकते हैं। और ये भी सामने रहा कि कुछ लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी कि इस बार उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आई। लेकिन अब अचानक से सब कुछ जो विस्तार हुआ, उससे सारी चर्चाएं जो है कहीं ना कहीं रुक गई हैं, उनके ऊपर विराम लग गया है। क्या ऐसी चर्चाएं थी सरकार की तरफ से, या उनके सामने कुछ ऐसी बातें पेश आई थी? देखिए जी, चर्चाओं के बारे में तो क्या बताएं। चर्चाएं तो सबकी आस तो होती है, लेकिन जो पार्टी हाईकमान का अपना फैसला होता है और ये मुख्यमंत्री जी का अपना विशेष अधिकार होता है कि अपनी कैबिनेट में किसको शामिल करना है, किस विधायक को शामिल करना है। चलिए, ये सब मुख्यमंत्री का क्षेत्राधिकार होता है, लेकिन आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 2 नए चेहरे इसमें शामिल किए गए, 2 जगह खाली थी, दोनों जगह भर गई हैं। और सीएम ने यह कहा कि जो विस्तार हुआ है वो पहला और आखिरी विस्तार है, लेकिन अब देखना होगा कि ये पहला और आखिरी विस्तार है, आगे आने वाले दिनों में इस और बदलाव हो सकता है। बहुत शुक्रिया बजरंग दास जी, विकास जी, आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जननायक जनता पार्टी की एक विधायक को आज मंत्री बनाया गया है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के भी एक विधायक को मंत्री बनाया गया। 3 मंत्री जो हैं वो जननायक जनता पार्टी से, 11 जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से, मंत्री टोटल 14। इतना ही मंत्री बना सकती है मनोहर सरकार। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2.25 साल के इंतजार के बाद जिनको मंत्री बनाया गया, बाकी और तमाम जो लोग हैं जो उम्मीद में बैठे थे कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल जो है वो किया जा सकता है, उनकी उम्मीदें थीं, ऐसा नजर आ रहा था। कुछ लोगों की खबरें तो ये भी सामने आई कि चेयरमैन तक का पद जिन्होंने ठुकरा दिया था, अब उनका रुख क्या होगा इस विस्तार के बाद, या फिर सब लोगों को साधने के बाद ये विस्तार किया गया है, इस पर नजर बना के रखना होगा, देखना होगा क्या कुछ ऐसा घटित होता है या फिर सब कुछ शांत रहता है, इस पर नजर रखेंगे। फिलहाल सवाल आपका में इतना है, अब देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। अहम डॉक्टर कमल गुप्ता, मैं देवेंद्र सिंह बबली ईश्वर साक्षिणम विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधानम प्रति अटल विश्वासम, श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।